नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़। तो चलिए क्लास शुरू करें। इसके पहले क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डायबिटीज़। डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली रिफर टू एज डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस को कॉमनली क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक प्रकार का। इसमें हाई ब्लड शुगर लेवल्स लंबे समय तक ब्लड में रहती है। ऐसी कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर इंक्लूड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। हाई ब्लड शुगर की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी। इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लगेगी। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो डायबिटीज़ कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज़ से कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो सकता है। बॉडी में कीटोन बॉडी बनने लगते हैं, फैट्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाती है, जो कि काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़, फूट अल्सर या डैमेज टू आइस। मतलब आइस, इसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इससे आइस भी डैमेज हो सकती है। डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को? तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए कॉमन डिसीज वेयर देयर इज ए टू मच शुगर फ्लोटिंग अराउंड इन योर ब्लड। डायबिटीज़ मेलाइटस एक कॉमन डिसीज़ होती है जिसमें बहुत अधिक शुगर जो है, ग्लूकोज, आपके ब्लड में सर्कुलेट होती है। दिस अकर्स बिकॉज आइदर द पेंक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और द सेल्स इन योर बॉडी हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। ये क्यों होता है ऐसा? या तो पेंक्रियास जो है इनफ इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाता, इस वजह से होता है, या फिर होता है जो बॉडी सेल्स है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। सेकेंड डेफिनेशन, इट इज़ द कंडीशन इन विच कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ड्यू टू द इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स के इनसफिशिएंट सीक्रेशन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। इसके कैरेक्टर क्या है? इसमें 3 ट्राइड फीचर्स आते हैं। ये इसके क्लासिकल फीचर है: पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। यूरिन का ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना और ज़्यादा प्यास लगना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस 2 टाइप्स की होती है। पहली है टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। In this condition, patient unable to produce endogenous insulin due to destruction of pancreatic beta cells by genetic, immunologic and environmental factor. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में पेंक्रियास की जो बीटा सेल्स है उसके डिस्ट्रक्शन के होने की वजह से जो एंडोजीनस इंसुलिन सीक्रेट होना था वो बिल्कुल भी नहीं होता है सीक्रेट। ये पेंक्रियास की बीटा सेल्स जो है डिस्ट्रक्ट होने के कारण क्या हो सकता है? जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल कारण हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। ये 5 से 10% जो है टाइप 1 डायबिटीज़ के केस होते हैं टोटल डायबिटीज़ में, 5 से 10%। इट हैज़ सडन ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, मोस्टली यंग एज। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो जनरली 30 साल से कम उम्र के लोगों में होती है। यंग लोगों में ये कॉमनली देखी जाती है और इसमें एंडोजीनस इंसुलिन का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसमें इंसुलिन थेरेपी जरूरी होती है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इंसुलिन देना ही पड़े। इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस।
इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्यों हो सकती है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इसमें इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है सेल्स में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से या इसका जो इंसुलिन है उसका सीक्रेशन कम हो जाता है, कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता। या तो कम सीक्रेशन होगा या फिर उसका जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की सेल्स में वो कम हो जाती है। ये 90 to 95% पेशेंट में डायबिटीज़ टाइप 2 होती है और 5 से 10% जो केसेस है उसमें टाइप 1 होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ फर्स्ट ट्रीटेड विद डाइट। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है पहले डाइट एक्सरसाइज के द्वारा उसको ट्रीट या मैनेज किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये मोस्टली 40 साल से अधिक एज के लोगों में होती है। टाइप 1 जो है 30 से कम के लोगों में होती थी और ये 40 से अधिक के लोगों में होती है। 80% केसेस जो होते हैं वो ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। देयर इज़ नो नीड टू एक्सोजीनस इंसुलिन। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़े, ओरल मेडिसिन से भी इसमें काम हो जाता है। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अलावा एक है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये जो है ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, जो कि कब शुरू होता है? ये प्रेगनेंसी में शुरू होता है, जनरली सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, क्योंकि प्लासेंटा के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन हार्मोन की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल मॉर्बिडिटी। इसकी वजह से फीटल मॉर्बिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। इट ऑकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ प्रेगनेंसीज। ये लगभग 7% प्रेगनेंसीज में होने की संभावना रहती है, और ये डिलीवरी के बाद में डिसअपियर्स भी हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ ए फुली ट्रीटेबल। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो फुली ट्रीटेबल होती है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। कॉजेस एंड एटियोलॉजी। डायबिटीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? तो पैंक्रेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। पैंक्रेटिक डिसऑर्डर में पैंक्रेटिक ट्यूमर हो सकता है, पैंक्रेटिक फाइब्रोसिस हो सकता है, पैंक्रेटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है, या क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियास हो सकता है। पैंक्रेटेक्टोमी कोई सर्जरी हो जो पैंक्रियास की वो हो सकता है। पैंक्रेटिक सिस्ट हो सकती है। और इसके एंडोक्रिनल डिसऑर्डर जो है उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमीगली या फ्यूक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। डाइटरी कॉजेस क्या हो सकते हैं? हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज इन डाइट, डाइट में ज़्यादा ग्लूकोज का लेना कंटिन्यू, हाई फैटी एसिड लेना, एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना। इमोशनल कॉजेस हो सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, एनजाइटी होना। फिजिकल कॉजेज होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब बिल्कुल भी फिजिकली काम नहीं करना। ये सारे कारण भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करें तो जो अपन ने अभी कॉज पढ़े उनमें से कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ लैंग्रेंस ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास की बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है, इससे इंसुलिन सीक्रेशन कम होगा, इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी में सफिशिएंट नहीं होगी, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड शुगर इसकी वजह से बढ़ जाएगी। डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी। ग्लाइकोजन लेवल डिक्रीज होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे कि वीकनेस, थकान और फटीग फील करेगा पेशेंट। वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो इनक्रीज एपेटाइट। इन प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा और एपेटाइट भी बढ़ जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? तो अर्ली स्टेज में क्या 3P साइन दिखते हैं, इसके क्लासिकल फीचर है पॉलीयूरिया होगा, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। इसके बाद में लेटर स्टेज में स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, अगर कहीं कोई कट लग गया है तो उसकी हीलिंग नहीं होगी, ब्लड विजन हो जाएगा,
धुंधला दिखाई देने लगेगा, या डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है। इचिंग, प्रोराइटिस होगी, वेट लॉस हो जाएगा, और स्किन बिकम्स ड्राई एंड रफ हो जाएगी। अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नोक्चूरिया, नाइट टाइम में यूरिन ज़्यादा आना, पेरेस्थीसिया हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, थकान लगेगी। क्रेम्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स, हाथों में क्रैम्प आना, पैरों में, फीट में कि उंगलियों में क्रैम्प आना। ड्रोसिनेस लगेगी, थकान थकान सी लगेगी, ड्रोसिनेस लगेगी। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड्स ऑफ और फीट, हाथ और फीट में क्या है, टिंगलिंग और नमनेस, सुनपन सा लगेगा। वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, हम डायबिटीज़ मेलाइटस को अब कैसे डायग्नोस करेंगे? तो पहला हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कहीं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीलिप्सिया तो नहीं है ना। कहीं कोई वुंड हुआ है तो क्या बहुत दिनों तक भरा नहीं है, तो ये सब हम हिस्ट्री लेंगे। फिर इसके बाद में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस कैरेक्टराइज बाई रिकरेंट और परसिस्टेंट हाई ब्लड शुगर, परसिस्टेंट कंटिन्यू हाई ब्लड शुगर इसमें रहती है, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी वन ऑफ फॉलोइंग, जी हम कैसे जान सकते हैं इनमें से किसी विधि के द्वारा। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करेंगे तो 126 mg/dl से अगर ज़्यादा आती है रीडिंग तो डायबिटीज़ होने की संभावना है। प्लाज्मा ग्लूकोज 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज देने के 2 आवर्स के बाद में हम शुगर करेंगे। अगर 200 mg/dl से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने की संभावना है। इसके बाद में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HB, इसको HbA1c भी बोलते हैं, है ना, HbA1c भी इसको बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड जो है, इसमें क्या करेंगे हम इस ब्लड टेस्ट में, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर जो है, जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी सेल्स पर ग्लूकोज की कितनी मात्रा रही है, ये उसको एवरेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच टू द RBC ओवर 3 मंथ बताता है। मीन्स RBC पर जो ग्लूकोज है वो एवरेज 3 मंथ तक कितना लेवल उसका RBC पर अटैच रहा ग्लूकोज का, अप्रोक्सीमेट ये उसका लेवल बताता है ना। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 to 6% होती है ना। इसको A1C या HbA1c भी कहते हैं। नेक्स्ट, यूरिन एंड सीरम कीटोन टेस्ट। Urine and serum ketone test may be ordered to monitor patient who present at the emergency room with symptoms suggesting acute hyperglycemia and to monitor patient who are being treated for ketoacidosis. A build-up ketones can occur whenever there is a decrease in the amount of effectiveness of insulin in the body. देखो, यूरिन सीरम कीटोन टेस्ट कब करते हैं? ये यूरिन के द्वारा, स्ट्रिप के द्वारा ये कीटोन टेस्ट करते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो, इमरजेंसी रूम में हो और उसके हाइपरग्लाइसेमिया जो है उसको अपने को मॉनिटर करना है, उसके साथ में हाइपरग्लाइसेमिया है, उसके साथ में अपन को कीटोन बॉडी मॉनिटर करना है, जिससे हमको पता है चलता है जब ज़्यादा ब्लड शुगर कंटिन्यू रहता है उस कंडीशन में बॉडी का फैट जो है, उस फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी कमी की वजह से कीटोन बॉडी बनने लगती, फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडी बनेगी। तो कीटोन बॉडी बनेगी उस कंडीशन में कीटोन को चेक करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है यूरिन और सीरम कीटोन टेस्ट का। ये क्या है, इंसुलिन जब बॉडी में इसका अमाउंट कम हो जाए या इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाए और कंटिन्यू हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है उस समय कीटोन बॉडी बनते हैं। मैनेजमेंट, डायबिटीज मेलाइटस का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज को भी हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग से मैनेज कर सकते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज
मैनेजमेंट के 5 कंपोनेंट होते। पहला फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, हम दवाइयाँ देंगे। दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, चौथा मॉनिटरिंग और पांचवा एजुकेशन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इंसुलिन थेरेपी देंगे हम, है ना। एवरीवन विद टाइप 1 डायबिटीज़ एंड सम पीपल्स विद टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में तो सभी को देना पड़ेगा और टाइप 2 में कुछ पीपल्स को, कुछ पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इंसुलिन की। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन इज सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन विच इज़ केमिकली आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन बट मैन्युफैक्चर्ड लेबोरेटरी। ये ह्यूमन इंसुलिन के जैसा होता है लेकिन लेबोरेटरी में इसका निर्माण होता है। और डिफरेंट टाइप के इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ऑनसेट 10 से 15 मिनट में शुरू होता है और 1 से 2 आवर्स में ये पीक पर होता है। इसका जो ड्यूरेशन है 3 आवर्स तक ये काम करता है। इसमें आता है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, नोवालॉग। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है 6 से 8 आवर्स में इसका ऑनसेट शुरू होता है और जो पीक लेवल होता है इसका 12 से 16 घंटे पर होता है। जो इसका ड्यूरेशन है 20 से 30 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन जिंक या इंसुलिन अल्ट्रालेनेट नाम से ये आता है। ग्लार्जिन नाम से आता है इंसुलिन ग्लार्जिन, ये इसके एग्जाम्पल है। एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इस 30 मिनट्स में इसका ऑनसेट शुरू होता है। 30 मिनट्स टू 1 आवर्स में इसका ऑनसेट शुरू होता है। इसका जो पीक एक्शन होता है 2-3 आवर्स में होता है और 4 to 6 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। इसका एग्जांपल रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन आर और नोवोलिन आर, इंसुलिन जिंक लेंटे नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में इंसुलिन के बाद में ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट भी होते हैं। समटाइम्स ब्लड शुगर लेवल्स रिमेन हाई इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ इवन तो दे ईट इन हेल्थी मैनर। कभी कभी क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में वो अच्छी तरीके से खान पीन का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थी मैनर में ईटिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इसके बाद भी जो है डायबिटीज़ शुगर लेवल जो है मेंटेन नहीं हो पाता है, तो मेडिकेशन टेकन इन पिल फॉर्म में भी प्रिस्क्राइब, तो उनको टेबलेट भी लेना पड़ सकती है, तो उनको पिल फॉर्म में प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे इसकी अलग अलग कैटेगरी है। सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स, सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स में दिस मेडिकेशन स्टिमुलेट पेंक्रियास टू प्रोड्यूस एंड रिलीज मोर इंसुलिन। ये क्या करता है, पेंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए। सल्फोनिल यूरिया सच एज ग्लिपिजाइड, है ना, ग्लाइब्यूराइड एंड ग्लिमीपेराइड, ये मेडिसिन इसमें आती है। आर प्रिस्क्राइब मोस्ट ऑफन। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सल्फोनिल यूरिया इज लो ब्लड शुगर स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर मंथ ऑफ थेरेपी। स्टार्टिंग में जब ये मेडिसिन शुरू करते हैं हम, तो उस ग्लिपिजाइड और ग्लिमीपिराइड ये 1 mg 2 mg में आती है। तो ये जो मेडिसिन है इसका क्या साइड इफेक्ट है कि इस ग्रुप की जो सल्फोनिल यूरियाज ग्रुप की मेडिसिन है, ये स्टार्टिंग में जब मेडिसिन लेते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो सडन कम कर सकती है। दूसरा है मैग्लीटिनाइड्स। दिस मेडिकेशन सच एज रेपाग्लिनाइड हैव इफेक्ट सिमिलर टू सल्फोनिल यूरियाज। यह भी सल्फोनिल यूरियाज जैसे ही इफेक्ट करती है, बट पेशेंट इज नॉट लाइकली टू डेवलप लो ब्लड शुगर, लेकिन ये सडन लो ब्लड शुगर नहीं करती। मैग्लीटिनाइड्स वर्क क्विकली इन द रिजल्ट फेड रैपिडली, ये क्विकली इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है वाइग्यूनाइड्स। नेक्स्ट ग्रुप है एंटी डायबिटिक मेडिसिन का वाइग्यूनाइड, जिसमें आता है मेटफॉर्मिन। सबसे कॉमन यूज होने वाली ड्रग मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज इज ए ओनली ड्रग इन दिस क्लास अवेलेबल। इसमें सिर्फ मेटफॉर्मिन अवेलेबल है वाइग्यूनाइड्स में। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, विच मीन्स पेशेंट नीड लेस इंसुलिन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड शुगर इनटू सेल्स। ये क्या करती है, ये लीवर से ग्लूकोज के जो प्रोडक्शन है उसको ही कम कर देती है, उसको रिलीज को कम कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की आवश्यकता ही कम पड़ती है। ब्लड शुगर इनटू सेल्स
पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इंक्लूड ए मेटेलिक टेस्ट। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ये टेस्ट में कैसी होती है, मेटेलिक टेस्ट होती है, और ये लॉस ऑफ एपेटाइट करती है, नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमेन पेन और ब्लोटिंग करती है, और गैस और डायरिया भी हो सकता है, किससे, मेटफॉर्मिन ड्रग से। दीज इफेक्ट यूजुअली डिक्रीज ओवर टाइम, लेकिन ये इफेक्ट जो कंटिन्यू अगर लेते हैं मेडिसिन तो धीरे धीरे ये इफेक्ट कम हो जाते हैं, एंड आर लेस लाइकली टू अकर्स इफ पेशेंट टेक मेडिसिन विद फूड, और ये इसकी संभावना साइड इफेक्ट की कम हो जाती है अगर पेशेंट ड्रग्स को फूड के साथ, खाने के साथ ले तो। एक होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर, दिस ड्रग्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स द मीन्स द शुगर इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, एक प्रकार के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कम हो जाता है, और शुगर जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, विच हेल्प प्रिवेंट द रैपिड राइज इन ब्लड शुगर, जिसकी वजह से सडनली जो ब्लड शुगर है वो राइज नहीं होती है। दैट यूजुअली अकर्स राइट आफ्टर मील्स, ये यूजुअली कब होता है, खाना खाने के बाद होता है, मील्स के बाद। ड्रग्स इन दिस क्लास इंक्लूड एकारबोस, क्या नाम से आती है, एकारबोस नाम से ड्रग आती है, एंड मेग्लिटोल नाम से। एकारबोस और मेग्लिटोल नाम की जो ड्रग है वो अल्फा ग्लूकोसाइडस इनहिबिटर्स ग्रुप में आती है। ऑल्सो सेफ एंड इफेक्टिव अल्फा ग्लूकोसाइडस इनहिबिटर्स कैन कॉज एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ये भी एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डायरिया कर सकती है। इफ टेकन इन हाई डोज दे में आल्सो कॉज रिवर्सिबल लीवर डैमेज, अगर ज़्यादा डोज में लिया तो ये लीवर डैमेज भी कर सकती। ड्रग कॉम्बिनेशन, बाय कंबाइनिंग ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास पेशेंट में बी एबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर बाय डिफरेंट वेज। मोस्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब 2 ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन, आल्सो समटाइम्स देयर 3 ड्रग्स में भी प्रिस्क्राइब। क्या होता है, कभी कभी एक ग्रुप की मेडिसिन से पेशेंट की ब्लड शुगर जो है कंट्रोल नहीं होती, तो डॉक्टर्स क्या 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स में भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैनेजमेंट, और क्या मैनेजमेंट हो सकता है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है। ए पेंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन इज ओकेजनली कंसिडर्ड फॉर पीपल्स विद डायबिटिक हु हैव सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर डिसीज इंक्लूडिंग एंड स्टेज किडनी डिसीज रिक्वायरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सीरियसली कंडीशन में है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही और अदर कॉम्प्लिकेशन जिनको शुरू हो गए हैं, तो उसमें पेंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। और इसमें ऐसे पेशेंट जिनमें किडनी कि एंड स्टेज में है उनमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यू डायबिटीज़ का रहना, ब्लड शुगर का अधिक मात्रा में रहना ब्लड में किडनी को भी खराब कर सकता है। ए पेंक्रियास ट्रांसप्लांट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू प्लेस ए हेल्थी पेंक्रियास फ्रॉम ए डिसीज डोनर इनटू ए पर्सन हुज पेंक्रियास नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली। इसमें क्या है, एक हेल्थी पेंक्रियास का ट्रांसप्लांट कर देते हैं पेशेंट। योर पेंक्रियास इज एन ऑर्गन दैट लाइज बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक। पेंक्रियास क्या होता है, स्टमक लोअर पार्ट में होता है, स्टमक के लोअर पार्ट के पीछे सिचुएटेड होता है। वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेक इंसुलिन ए हार्मोन दैट रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। इंसुलिन बनाना जो क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कर सेल्स में इसको रेगुलेट करता है। इफ योर पेंक्रियास डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स कैन राइज टू अनहेल्थी लेवल्स रिजल्टिंग इन टाइप 1 डायबिटीज़। अगर आपका पेंक्रियास जो है इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा है तो ब्लड शुगर लेवल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा और टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। मोस्ट पेंक्रियास ट्रांसप्लांट आर डन टू ट्रीट टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 1 में एक्सोजीनस इंसुलिन बनता ही नहीं बिल्कुल भी, तो मोस्टली जो पेंक्रियास ट्रांसप्लांट होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ में होते हैं। ए पेंक्रियास ट्रांसप्लांट ऑफर्स ए पोटेंशियल क्योर फॉर दिस कंडीशन, और इसमें क्या है, ये एक पोटेंशियल क्योर का काम करता है, बट इट इज़ टिपिकली रिजर्व फॉर दोज विथ सीरियस डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज द साइड इफेक्ट ऑफ पेंक्रियास ट्रांसप्लांट आर सिग्निफिकेंट।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो ही इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि इसके भी ट्रांसप्लांटेशन के भी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सेकंड क्या, एक्सरसाइज। अब ये फार्माकोलॉजिकल इंसुलिन, ओरल टेबलेट, ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद में हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट इन हेल्पिंग विद वेट कंट्रोल एज वेल एज हेल्पिंग एनी मेडिकेशन और इंसुलिन थेरेपी टू वर्क मोर इफेक्टिवली। ये एक्सरसाइज क्या वेट कंट्रोल के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में इंसुलिन थेरेपी या ड्रग थेरेपी के अच्छे मोर इफेक्टिव बनाने के लिए भी एक्सरसाइज की आवश्यकता। अगर एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे से काम करेगी मेडिसिन। एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल। जो लिपिड का लेवल है और ब्लड शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सरसाइज लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी मसल्स एंड बाय इंप्रूविंग यूटिलाइजेशन। पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस, आइडियली 30 मिनट्स ऑन द मोस्ट ऑफ डेज ऑफ वीक। मतलब कोशिश करना चाहिए डेली 30 मिनट्स या सप्ताह के अधिकतर दिनों में 4 से 5 दिन तो 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, जो कि क्या होगा कि ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करेगा, जिससे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में नहीं बढ़ेगी। टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबल एंड प्रोमोट हेल्थी एक्सरसाइजिंग एट सिमिलर टाइम ईच डे आल्सो हेल्प प्रिवेंट ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएशन। और जो है एक्सरसाइज अगर सेम टाइम पे की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। थर्ड है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज आर क्रिटिकल बट फॉर डिफरेंट रीजन फॉर बोथ टाइप। फॉर टाइप 1 diabetes, diet is necessary to be able to regulate doses of insulin. For type 2 diabetes, diet is important to manage blood glucose level. क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही जो न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें टाइप 1 में क्या है, डाइट जो है टाइम पे लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन लेंगे तो इंसुलिन की वजह से क्या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है सडनली। और टाइप 2 में भी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए टाइम पे और प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, एज वेल एज वेट कंट्रोल। और इसके साथ में क्या भी करता है, इससे वेट कंट्रोल भी होगा। मॉडिफाइड ईटिंग हैबिट्स आर टिपिकली इंपॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल। डाइट प्लेज ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। ए डायबिटिक डाइट इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, वेट एंड अदर डिसीज एंड एज ऑफ इंडिविजुअल। ए बैलेंस डाइट लो इन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। जो भी डाइट होगी वो पेशेंट की हाइट, उसका वेट और उसके अगर कोई अदर डिसीज़ है तो उस डिसीज़ को देखते हुए उसका डाइट प्लान प्रॉपर तरीके से डाइटिशियन से बनवाना चाहिए। और जनरली लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट का यूज़ करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि 4 से 5 स्मॉल मील अ डे, देन 3 लार्ज मील एंड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर ए डे टू फ्लश आउट हार्मफुल टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी एंड कीप बॉडी हेल्थी। इसमें कोशिश करना चाहिए कि 4 से 5 बार स्मॉल मील ले लेना चाहिए और लगभग 3 बार लार्ज मील लेना चाहिए। मतलब एक ही बार में ज़्यादा ना खाते हुए समय समय पे 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल में खाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से सडन ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा और ना ही हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहेगी। और प्रॉपर मात्रा में लगभग 8 से 10 गिलास पानी का इंटेक भी करें, जिससे कि टॉक्सिन्स जो है वो फ्लश आउट हो जाए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग डायबिटीज रेगुलरली। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए इसकी मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंटिन्यू मॉनिटर करने से इफ़ेक्टिव मील प्लान बनाया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेडिकेशन भी इसके हिसाब से मैनेज की जा सकती है। नेक्स्ट, एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस में लास्ट पॉइंट है एजुकेशन। एडवाइज द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लान। पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, हर एक पेशेंट को मील प्लान के बारे में इंडिविजुअली एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट का मील प्लान अलग अलग हो सकता है। असेस द पेशेंट फॉर कोग्निटिव और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच में इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू एक्यूरेटली एडमिनिस्टर इंसुलिन। पेशेंट के कोग्निटिव और सेंसरी इम्पेयरमेंट के बारे में उसको असेस करना चाहिए कि
पेशेंट अपने इंसुलिन की जो डोज को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो एक्यूरेटली कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। पेशेंट को इंसुलिन को सेल्फ इंजेक्ट करने की जो टेक्निक है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन करना चाहिए। पेशेंट मस्ट लर्न टू बैलेंस ऑफ कोफैक्टर डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज एंड इमोशनल स्टेट। पेशेंट को जो कोफैक्टर हैं जैसे कि डाइट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड इमोशनल स्ट्रेस है, इनको मैनेज करने के बारे में, उन्हें बैलेंस करने के बारे में बताना चाहिए। इंस्ट्रक्ट पेशेंट इन इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन एंड मील टाइमिंग टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट को एक्यूरेसी, इंसुलिन की एक्यूरेसी के बारे में, उसके डोज को कैसे प्रिपेयर करना है और उसके जो खाने का टाइम है मील का, उसको फिक्स टाइम पे रखने का बताना चाहिए, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया को अवॉइड किया जा सके। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग एंड रिड्यूसिंग वेट। एडवाइज पेशेंट टू असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर स्ट्रेनस एक्टिविटीज एंड टू ईट कार्बोहाइड्रेट स्नैक बिफोर एक्सरसाइजिंग फॉर अवॉइड। पेशेंट को एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट बताना चाहिए, उसके वेट को मेंटेन करने में एक्सरसाइज का क्या महत्व है, और किसी प्रकार के स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ करने के पहले पेशेंट को कुछ स्नैक्स या कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए देना चाहिए, ताकि कि पेशेंट को जो है हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो डायबिटीज़ मेलाइटस में किडनी डिसीज़ हो सकती है, इसमें एल्यूमिनेरिया, एडिमा इन लेग, हाई बीपी, यूरेमिया हो सकता है। न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी में पेन इन लेग में पेन होना, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी हो सकती है, स्वीटिंग, मसल्स डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, अपेंडिसाइटिस या पाइलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेल्विस ऑफ द किडनी और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ प्रिवेंशन। डायबिटीज़ का कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करके। डायबिटीज़ के साथ साथ क्या है, ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करना चाहिए। हैव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक्ड, कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। एलडीएल लेवल को 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे अंदर होना चाहिए। लो फैट डाइट को फॉलो करें, स्मोकिंग क्वाइट करें, स्मोकिंग ना करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, एल्कोहल का लिमिट में यूज़ करें या ना करें, बिल्कुल ना करें या लिमिट में यूज़ करें। कंक्लूजन, हमने अभी ये जो स्टडी की है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, उसका क्या कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन यह है कि WHO प्रोजेक्शन, WHO करेंटली इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरी दुनिया की डायबिटिक कैपिटल है, सारे दुनिया के सबसे अधिक पेशेंट डायबिटीज़ के इंडिया में है। डायबिटीज़ मेलाइटस ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन, जिसमें कि या तो इंसुलिन के सीक्रेशन में डिफेक्ट होता है या इसके एक्शन में, मतलब इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है उसमें, या दोनों कारण भी हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी वर टू आइडेंटिफाई सूटेबल मेथड इन बायोकेमिकल मार्कर। इस स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें उसकी सूटेबल मेथड पता चले कि कैसे हमको डायबिटीज मेलाइटस को आइडेंटिफाई करना है, कंफर्म कैसे करना है, उसकी कैटेगरी और उसके टाइप्स को पहचानना है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। और दिस स्टडी इंक्लूड, इस स्टडी में हमने इंट्रोडक्शन देखा डायबिटीज मेलाइटस का, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।